एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनागिरी चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलते हैं, आज पढ़ेंगे हम परिंदे कहानी पार्ट 4। तो चलते हैं, पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। ह्यूबर्ट की प्रतीक्षा। तो लतिका ह्यूबर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई। उसे याद आया छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठे बैठे उसका मन ऊब जाता था तो वह अक्सर टहलते हुए सिमेट्री तक चली जाती थी। उससे सटी पहाड़ी पर चढ़कर वह बर्फ में ढके देवदार वृक्षों, कौन से वृक्षों का जिक्र है? देवदार वृक्षों, ठीक है। देवदार वृक्षों को देखा करती थी, जिनकी झुकी हुई शाखों से रुई के गोलों सी बर्फ नीचे गिरा करती थी। नीचे बाजार जाने वाली सड़कों पर बच्चे स्लेज पर फिसला करते थे। वह खड़ी खड़ी बर्फ में छिपी हुई उस सड़क का अनुमान लगाया करती थी जो फादर एलमंड के घर से गुजरती हुई मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से होकर चर्च की सीढ़ियों तक जाकर गुम हो जाते थे। जो मनोरंजन और एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता है, वही लतिका को बर्फ में खोए रास्तों को खोज निकालने में होता है। आप तो बहुत तेज चलती हैं, मिस लतिका। थकान से ह्यूबर्ट का चेहरा कुमला गया था। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। कल रात आपकी तबीयत क्या कुछ खराब हो गई थी? आपने कैसे जाना? क्या मैं अस्वस्थ दिख रहा हूँ? ह्यूबर्ट के स्वर में हल्की सी खींच का आभास था। सब लोग मेरी सेहत को लेकर क्यों बात शुरू करते हैं? उसने सोचा, नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चलता। वह तो सुबह करीमुद्दीन ने बातों ही बातों में जिक्र छेड़ दिया था। लतिका कुछ अप्रतिभ सी हो आई। कोई खास बात नहीं, वही पुराना दर्द शुरू हो गया था। अब बिल्कुल ठीक है। अपने कथन की पुष्टि के लिए ह्यूबर्ट छाती सीधी करके तेज कदम बढ़ाने लगा। वो ऐसा क्यों चलने लगा था एकदम तेज उससे? ताकि लतिका को लगे कि ये बिल्कुल ठीक है। इसलिए डॉक्टर मुखर्जी को दिखलाया था। वह सुबह आए थे। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी कहते हैं। कहते थे कि इस बार मुझे 7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए। कितने? 6-7। कितनी छुट्टी की बात करता है वो? 6-7 मंथ की। लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो भला इसकी जरूरत है? ह्यूबर्ट के स्वर में व्यथा की छाया लतिका से छिपी न रह सकी। बात को टालते हुए उसने, लतिका, आप तो नाहक चिंता करते हैं। मिस्टर ह्यूबर्ट, आजकल मौसम बदल रहा है। अच्छे भले आदमी तक बीमार हो जाते हैं। ह्यूबर्ट का चेहरा प्रसन्नता से दमकने लगा। उसने लतिका को ध्यान से देखा। वह अपने दिल का संशय मिटाने के लिए निश्चिंत हो जाना चाहता था कि लतिका उसे केवल दिलासा देने के लिए ही तो झूठ नहीं बोल रही है। यही तो मैं सोच रहा था मिस लतिका। डॉक्टर की सलाह सुनकर मैं डर ही गया। भला 6 महीने की छुट्टी लेकर मैं अकेला क्या करूंगा? स्कूल में तो बच्चों के संग मन लगा रहता है। सच पूछो तो दिल्ली में ये 2 महीनों की छुट्टियां काटना भी दूभर हो जाता है। मिस्टर ह्यूबर्ट, कल आप दिल्ली जा रहे हैं। लतिका चलते चलते हठात ठिठक गई। सामने पोलो ग्राउंड फैला था, जिसके दूसरे और मिलिट्री की टुके कंटोनमेंट की ओर जा रही थी। ह्यूबर्ट को लगा जैसे लतिका की आंखें अर्धमुंदी से खुली रह गई है, मानो पलकों पर एक पुराना भूला सा सपना सरक आया है। मिस्टर ह्यूबर्ट, आप दिल्ली जा रहे हैं? इस बार लतिका ने प्रश्न नहीं दोहराया। उसके स्वर में केवल एक असीम दूरी का भाव घिराया। बहुत अरसा पहले मैं भी दिल्ली गई थी, मिस्टर ह्यूबर्ट। तब
मैं बहुत छोटी थी, न जाने कितने बरस बीत गए। हमारी मौसी का ब्याह वहीं हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली में। याद रखना, लतिका की जो मौसी थी, उनकी शादी कहाँ पर हुई थी? दिल्ली। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखा जाए तो। यहाँ की लतिका की मौसी की शादी जो हुई थी, वहीं हुई थी दिल्ली में। बहुत सी चीजें देखी थी, लेकिन अब तो सब कुछ धुंधला सा पड़ गया। इतना याद है कि हम कुतुब पर चढ़े थे, तो कुतुब मीनार का जिक्र आया है। सबसे ऊंची मंजिल से हमने नीचे झांका, न जाने कैसा लगा था। नीचे चलते हुए आदमी चाबी भरे हुए खिलौने से लगते थे। हमने ऊपर से उन पर मूंगफलियां फेंकी थी, लेकिन हम बहुत निराश हुए थे, क्योंकि उनमें से किसी ने हमारी तरफ नहीं देखा। शायद माँ ने मुझे डांटा था और मैं सिर्फ नीचे झांकते हुए डर गई थी। सुना है अब तो दिल्ली इतना बदल गया है कि पहचाना नहीं जाता। वे दोनों फिर चलने लगे। हवा का वेग ढीला पड़ने लगा। उड़ते हुए बादल अब सुस्ताने से लगे थे। उनकी छाएं नंदा देवी और पंचचूली की पहाड़ियों पर गिर रही थी। नंदा देवी और पंचचूलियों की पहाड़ियों पर गिर रही थी। स्कूल के पास पहुंचते पहुंचते चीड़ के पेड़ों पीछे छूट गए। कहीं कहीं खुबानी के पेड़ों के आस पास बुरूस के लाल फूल धूप में चमक जाते थे। स्कूल तक आने में उन्हें पोलो ग्राउंड का लंबा चक्कर लगा था। चक्कर लगा लिया था। मस्त लतिका, आप कहीं छुट्टियों में जाती क्यों नहीं? सर्दियों में तो यहाँ सब कुछ वीरान हो जाता है। अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है। यानी लतिका को तो रहते रहते आदत हो गई थी, तो वो कह रही है कि अब तो मुझे यहाँ पर रहना अच्छा लगता है। लतिका ने कहा, पहले साल अकेलापन कुछ अखरा था, अब आदी हो चुकी हूँ, यानी आदत पड़ चुकी है। क्रिसमस से एक रात पहले क्लब में डांस होता है, लॉटरी डाली जाती है और रात को देर तक नाच गाना होता रहता है। नए साल के दिन कुमाऊं रेजिमेंट की ओर से परेड ग्राउंड में कार्निवाल किया जाता है। क्या किया जाता है नए साल के दिन? परेड ग्राउंड में क्या किया जाता है? कार्निवाल। ठीक है, कहाँ पर? कुमाऊं रेजिमेंट की तरफ से। हम्म, ये रहा यहाँ पे। ठीक है। अब चलते हैं। बर्फ पर स्केटिंग होती है। कौन कौन से? एक तो देखो, कार्निवाल किया जाता है, एक स्केटिंग का जिक्र आया है। पूछे जा सकते हैं ये गेम। स्केटिंग होती है। रंग बिरंगे गुब्बारों के नीचे फौजी बैंड बजता है। फौजी अक्सर फैंसी ड्रेस में भाग लेते हैं, हर साल ऐसा ही होता है। तो ये यहाँ से पंक्ति इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। ठीक है। मिस्टर ह्यूबर्ट, फिर कुछ दिनों बाद विंटर विंटर स्पॉट्स के लिए अंग्रेज टूरिस्ट आते हैं। हर साल मैं उनसे परिचित होती हूँ। वापस लौटते हुए वे हमेशा वादा करते हैं कि अगले साल भी आएंगे, पर मैं जानती हूँ कि वे नहीं आएंगे। वे भी जानते हैं कि वे नहीं आएंगे। फिर भी हमारी दोस्ती में कोई अंतर नहीं पड़ता। फिर कुछ दिनों बाद पहाड़ों पर बर्फ पिघलने लगती है, छुट्टियां खत्म होने लगती हैं, आप सब लोग अपने अपने घरों से वापस लौट आते हैं और मिस्टर ह्यूबर्ट पता भी नहीं चलता कि छुट्टियां कब शुरू हुई थी और कब खत्म हो गई। लतिका ने देखा लतिका ने देखा कि ह्यूबर्ट उसकी ओर आतंकित भयाकुल दृष्टि से देख रहा है। वह सिर पिटाकर चुप हो गई है। उसे लगा मानो वह इतनी देर से पागल सी अनर्गल प्रलाप कर रही हो। मुझे माफ करना मिस्टर ह्यूबर्ट, कभी कभी मैं बच्चों की तरह बातों में बहक जाती हूँ। मिस लतिका, ह्यूबर्ट ने धीरे से कहा। वह चलते चलते रुक गया था।
लतिका ह्यूबर्ट के भारी स्वर से चौंक सी गई। क्या बात है मिस्टर ह्यूबर्ट? वह पत्र, उसके लिए मैं लज्जित हूँ। उसे आप वापस लौटा दें। समझ ले कि मैंने उसे कभी लिखा ही न था। कौन कह रहा है? मिस्टर ह्यूबर्ट। जो मिस्टर ह्यूबर्ट ने लतिका को पत्र लिखा था, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। लतिका कुछ समझ न सकी, दिग्भ्रांत सी खड़ी हुई ह्यूबर्ट के पीले उद्गीन चेहरे को देखती रही। ह्यूबर्ट ने धीरे से लतिका के कंधे पर हाथ रख दिया। कल डॉक्टर ने मुझे सब कुछ बता दिया। अगर मुझे पहले से मालूम होता तो ह्यूबर्ट हकलाने लगा। मिस्टर ह्यूबर्ट, किंतु लतिका से आगे कुछ भी नहीं कहा गया था। उसका चेहरा सफेद हो गया था। दोनों दोनों चुपचाप कुछ देर तक स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहे। मिडोज, मैंने यहाँ पे लिख दिया था घास का मैदान। पूछा जा सकता है मिडोज का अर्थ कि घास का मैदान है। ठीक है। मिडोज घास का मैदान, पगडंडियों, पत्तों, छायों से घिरा छोटा सा द्वीप मानो कोई घोंसला दो हरी घाटियों के बीच आ दबा हो। भीतर घुसते ही पिकनिक के काले आग से झुलसे हुए पत्थर, अधजली टहनियां, बैठने के लिए बिछाए गए पुराने अखबारों के टुकड़े इधर उधर बिखरे हुए दिखाई दे जाते हैं। अक्सर टूरिस्ट पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं। मिडोज को बीच में काटता हुआ टेढ़ा मेढ़ा बरसाती नाला बहता है, जो दूर से धूप में चमकता हुआ सफेद रिबन सा दिखाई देता है। यहीं पर काठ के तख्तों का बना हुआ टूटा सा पुल, जिस पर लकड़ियां हिचकोले खाते हुए चल रही है। डॉक्टर मुखर्जी, आप तो सारा जंगल जला देंगे। मिस वुड ने अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल से जलते हुए दियासलाई को दबा डाला, जो डॉक्टर ने सिगार सुलगाकर चीड़ के पत्तों के ढेर पर फेंक दी थी। वे नाले से कुछ दूर हटकर चीड़ के दो पेड़ों से गुथी हुई छाया के नीचे बैठे थे। उनके सामने एक छोटा सा रास्ता नीचे पहाड़ी गांव की ओर जाता था, जहां पहाड़ की गोद में शक्कर पारों के खेत एक दूसरे के नीचे बिछे हुए थे। दोपहर के सन्नाटे में भेड़ बकरियों के गलों में बंधी हुई घंटियों का स्वर हवा में बहता हुआ सुनाई दे जाता था। घास पर लेटे लेटे डॉक्टर सिगार पीते रहे। जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलते जाती है। आपने कभी देखी है डॉक्टर? मिस वुड ने पूछा। मुझे तो बड़ा डर लगता है। बहुत साल पहले शहरों को जलते हुए देखा था। डॉक्टर लेटे हुए आकाश की ओर ताक रहे थे। एक एक मकान ताश के पत्तों की तरह गिरता जाता। दुर्भाग्यवश ऐसे अवसर देखने में बहुत कम आते हैं। आपने कहाँ देखा डॉक्टर? लड़ाई के दिनों में अपने शहर रंगून को जलते हुए देखा था। यानी कि डॉक्टर ने कब देखा था? जब वहाँ मतलब लड़ाई हो रही थी, तो उसने अपना शहर देखा था रंगून को जलते हुए। तो भाई ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने इसलिए हाईलाइट भी कर दिया है। मिस वुड की आत्मा को ठेस लगी, किंतु फिर भी उनकी उत्सुकता शांत नहीं हुई। आपका घर, क्या वह भी जल गया था? डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप लेट रहा। हम उसे खाली छोड़कर चले आए। मालूम नहीं बाद में क्या हुआ। अपने व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ भी कहने में डॉक्टर को कठिनाई महसूस होती है। डॉक्टर, क्या आप कभी वापस बर्मा जाने की बात नहीं सोचते? डॉक्टर ने अंगड़ाई ली और करवट बदलकर औंधे मुंह लेट गए। उनकी आंखें मूंद गई और माथे पर बालों की लटें झूल आई। सोने से क्या होता है मिस वुड? सोने से क्या होता है मिस वुड? जब बर्मा में था। कौन? डॉक्टर। जब बर्मा में था तब क्या कभी सोचा था कि यह यहाँ आकर उम्र काटनी होगी? मिस वुड, लेकिन डॉक्टर कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। यहाँ तुम चाहे कितने वर्ष रह लो, अपने को हमेशा अजनबी ही पाओगे। किसने कहा था? ये मैंने ब्रैकेट में इसलिए ही डाला है कि पता चल जाए ये किसने कहा पंक्ति। मिस वुड ने। ठीक है, ये पंक्ति मिस वुड की है। डॉक्टर ने सिगार के धुएं को धीरे धीरे हवा में छोड़ दिया। दरअसल अजनबी तो मैं
अजनबी तो मैं वहां भी समझा जाऊंगा मिस वुड। इतने वर्षों बाद मुझे कौन पहचानेगा इस उम्र में। नए सिरे से रिश्ता जोड़ना काफी सिरदर्द का काम है। कम से कम मेरे बस की बात है। मतलब कम से कम मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर, आप कब तक इस पहाड़ी कस्बे में पड़े रहेंगे? इसी देश में रहना है तो किसी बड़े शहर में प्रैक्टिस शुरू कीजिए। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए कहाँ कहाँ भटकता फिरूंगा मिस वुड। जहाँ रहो वहीं मरीज मिल जाते हैं। यहाँ आया था कुछ दिनों के लिए, फिर मुद्दत हो गई और टिका रहा। जब कभी जी उगेगा चला जाऊंगा। जड़ें कहीं नहीं जमती तो पीछे भी कुछ नहीं छूट जाता। मुझे अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं है मिस वुड, मैं सुखी हूँ। मिस वुड ने डॉक्टर की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। दिल में वह हमेशा डॉक्टर को उछलंग, लापरवाह और सनकी समझती रही। कौन? मिस वुड। किंतु डॉक्टर के चरित्र में उनका विश्वास है। न जाने क्यों, क्योंकि डॉक्टर ने न जाने अनजाने में उसका कोई प्रमाण दिया हो, यह उन्हें याद नहीं पड़ता। मिस वुड ने एक ठंडी सांस भरी। वह हमेशा यह सोचती थी कि यदि डॉक्टर इतना आलसी और लापरवाह न होता तो अपनी योग्यता के बल पर काफी चमक सकता था। इसलिए उन्हें डॉक्टर पर क्रोध भी आता था और दुख भी होता था। मिस वुड ने अपने बैग से ऊन का गोला और सलाइयां निकाली। फिर उसके नीचे से अखबार में लिपटा हुआ चौड़ा कॉफी का डब्बा उठाया, जिसमें अंडों की सैंडविचें और हैमबर्गर दबे हुए थे। थर्मस से प्यालों में कॉफी उंडेलते हुए मिस वुड ने कहा, डॉक्टर, कॉफी ठंडी हो रही है। डॉक्टर लेटे लेटे बुड़बुड़ाया। मिस वुड ने नीचे झुककर देखा। वह कोहनी पर सिर टिकाए सो रहा था। ऊपर का होठ जरा सा फैलकर मुड़ गया था, मानो किसी मजाक करने से पहले मुस्कुरा रहा हो। उसकी उंगलियों में दबा हुआ सिगार नीचे झुका हुआ लटक रहा था। मेरी मेरी, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी कौन थी? दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली मेरी, ठीक है। अपनी चंचल चपल आंखें ऊपर उठाई। लड़कियों का दायरा उसे घेरे हुए कभी पास आता था और कभी दूर खींचता चला जाता था। आई वांट ब्लू। दोनों हाथों को हवा में घुमाते हुए मेरी चिल्लाई। दायरा पानी की तरह टूट गया। सब लड़कियां एक दूसरे पर गिरती पड़ती किसी नीली वस्तु को छूने के लिए भागदौड़ करने लगी। कौन सी वस्तु? मतलब कौन से कलर की वस्तु थी जिसे छूने के लिए लड़कियां भाग दौड़ करने लगी थी? वो थी नीले रंग की, ठीक है। को छूने के लिए भाग दौड़ करने लगी। लंच समाप्त हो चुका था। लड़कियों के छोटे छोटे दल मेडोज में बिखर गए। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियां चाय का पानी गर्म करने के लिए पेड़ों पर चढ़कर सूखी टहनियां तोड़ रही थी। दोपहर की उस घड़ी में मिडोज अलसाया ऊँघता सा जान पड़ता था। हवा का कोई भूला भटका झोंका चीड़ के पत्ते उड़ते थे। कभी कोई पक्षी अपनी सुस्ती मिटाने झाड़ियों से उड़कर नाले के किनारे बैठ जाता था, पानी में सिर डुबोता था, फिर उड़कर हवा में दो चार निरुद्देश्य चक्कर काटकर दोबारा झाड़ियों में दुबक जाता था। किंतु जंगल की खामोशी शायद कभी चुप नहीं रहती। गहरी नींद में डूबी सपनों सी कुछ आवाजें नीरवता के हल्के झीने पर्दे पर सलवटें बिछा जाती है। मूक लहरों सी हवा में तिरती है, मानो कोई दबे पांव झांक कर अदृश्य संकेत कर जाता है। देखो मैं यहाँ हूँ, लतिका ने जूली के बॉब हेयर को सहलाते हुए कहा। तुम्हें कल रात बुलाया था मैडम, मैं गई थी, आप अपने कमरे में नहीं थी। लतिका को याद आया कि वह रात डॉक्टर के कमरे के टेरेस पर देर तक बैठी रही और भीतर ह्यूबर्ट पियानो पर शोपा का नॉक्टर्न बजा रहा था। जूली, तुमसे कुछ पूछना था। जूली, तुमसे कुछ पूछना था। उसे लगा वह जूली की आंखों से अपने को बचा
रही है। जूली ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, उसकी भूरी आंखें से कौतूहल झांक रहा था। तुम ऑफिसर्स मेस में किसी को जानती हो? जूली ने अनिश्चित भाव से सिर हिलाया। लतिका कुछ देर तक जूली को अपलक घूरती रही। जूली, मुझे विश्वास है तुम झूठ नहीं बोलोगी। कुछ क्षण पहले जूली की आंखों में जो कौतूहल था वह भय से परिणत होने लगा। लतिका ने अपनी जैकेट की जेब से एक नीला लिफाफा निकालकर जूली की गोद में फेंक दिया। यह किसकी चिट्ठी है? जूली ने लिफाफा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किंतु फिर एक क्षण के लिए उसका हाथ कांप कर ठिठक गया। लिफाफे पर उसका नाम और हॉस्टल का पता लिखा हुआ था। बैंक यू ओ बैंक नहीं, ये थैंक है भाई, ये टाइपिंग एरर है। क्या है? रुक जाओ, मैं लिख देती हूँ। यह है थैंक यू मैडम। मेरे भाई का पत्र है, वह झांसी में रहते हैं। मतलब वो पत्र था तो किसी और का, लेकिन उसने झूठ मूठ बोल दिया कि ये मेरे भाई का पत्र है, और वह भी कहाँ रहता है? झांसी में। जूली ने घबराहट में लिफाफे को अपने स्कर्ट की तहों में छिपा लिया। जूली, जरा मुझे लिफाफा दिखलाओ। लतिका का स्वर तीखा कर्कश सा हो आया। जूली ने अनमने भाव से लतिका को पत्र दे दिया। तुम्हारे भाई झांसी में रहते हैं? जूली ये इस बार कुछ नहीं बोली। उसकी उद्भ्रांत उखड़ी सी आंखें लतिका को देखती रही। यह क्या है? जूली का चेहरा सफेद फक सा पड़ गया। लिफाफे पर कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर की मोहर लगी थी। मतलब मोहर उसकी ओर लगी हुई थी, उसकी ओर घूर रही थी। जो मतलब कुमाऊं रेजिमेंट की जो मोहर लगी होती है वो उसकी ओर घूर रही थी। कौन है यह? लतिका ने पूछा। उसने पहले भी हॉस्टल में उड़ती हुई अफवाह सुनी थी कि जूली क्या सुनी थी कि जूली को क्लब में किसी मिलिट्री अफसर के संग देखा गया था। किंतु ऐसी अफवाहें अक्सर उड़ती रहती थी और उसने उन पर ध्यान यानी विश्वास नहीं किया। जूली विश्वास नहीं किया। जूली, तुम अभी बहुत छोटी हो। जूली के होठ कॉप उसकी आंखों में निरी याचना का भाव घिर आया। अच्छा, अभी जाओ, तुमसे छुट्टियों के बाद बातें करूंगी। जूली ने ललचाई दृष्टि से लिफाफे को देखा। कुछ बोलने को उद्यत हुई, फिर बिना कुछ कहे चुपचाप वापस लौट गई। लतिका देर तक जूली को देखती रही, जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। क्या मैं किसी खूंसट बुढ़िया से कम हूँ? अपने भाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूँ? यानी भाई लतिका को भी ऐसे ही क्लब में वो जो था ग्रीश ने की वो मिला था, ऐसे ही जूली को मिला है। तो उसे फिर ये महसूस हो रहा है लतिका को, क्या मेरे साथ तो मैंने तो क्या तो कुछ नहीं, अब उसे मिला है कोई और वो करे तो इतना वो, तो ये इसे घिन हो रही है अपने आप से लतिका को। अब कम हूँ, अपने भाव का बदला क्या मैं दूसरों से ले रही हूँ? शायद कौन जाने शायद कौन जाने शायद जूली का यह प्रश्न प्रथम परिचय हो उस अनुभूति से जिसे कोई भी लड़की बड़े चाव से संजोकर संभाल कर अपने में छिपाए रहती है। एक अनिवर्चनीय सुख जो पीड़ा लिए है, पीड़ा और सुख को डुबोती हुई उमड़ते ज्वर की खुमारी जो दोनों को अपने में समो लेती है। एक दर्द जो आनंद से उपजा और पीड़ा देता है। यही इसी देवदार के नीचे उसे भी यही लगा था। जब ग्रेस ने पूछा था, तुम चुप क्यों हो? वह आंखें मूंदे सोच रही थी। सोच कहाँ रही थी, जी रही थी उस क्षण को जो वह और समय के बीच बिचा था। बहका सा पागल क्षण। वह अभी पीछे मुड़ेगी तो ग्रीश की नर्वस मुस्कुराहट दिखाई दे जाएगी। उस दिन से आज दोपहर तक का अतीत एक दुख स्वप्न की मानिंद टूट जाएगा। वही देवदार है जिस पर उसने अपने बालों के क्लिप से ग्रीश नेगी का नाम लिखा था। पेड़ की छाल उतरती नहीं थी, क्लिप टूट टूट जाता था। तब ग्रीश ने अपने नाम के नीचे उसका नाम लिखा था। जब कभी कोई अक्षर बिगड़कर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था तब वह हंसती थी
और गिरीश का कांपता हाथ और भी कांप जाता था। लतिका को लगा कि जो वह याद करती है वही भूलना भी चाहती है, लेकिन जब सचमुच भूलने लगती है तब उसे वह लगता है कि जैसे कोई उसकी किसी चीज को उसके हाथों से छीन लिए जा रहा है, ऐसा कुछ जो सदा के लिए खो जाएगा। बचपन में जब कभी वह अपने किसी खिलौने को खो देती थी, ये बचपन है, खो देती थी तो वह गुमसुम सी होकर सोचा करती थी, कहाँ रख दिया मैंने। जब बहुत दौड़ धूप करने पर खिलौना मिल जाता तो वह बहाना करती कि अभी उसे खोज ही रही है, कि वह अभी मिला नहीं है। जिस स्थान पर खिलौना रखा होता जानबूझकर उसे छोड़कर घर के दूसरे कोने में उसे खोजने का उपक्रम करती। तब खोई हुई चीज याद रहती, इसलिए भूलने का भय नहीं रहता था। आज वह उस बचपन के खेल का बहाना क्यों नहीं कर पाती। बहाना शायद करती उसे याद करने का बहाना जो भूलता जा रहा है। दिन महीने बीत जाते हैं और वह उलझी रहती है। अनजाने में गिरीश का चेहरा धुंधला पड़ता जाता है। याद वह करती है किंतु जैसे किसी पुरानी तस्वीर के धूल भरे शीशे को साफ कर रही हो। अब वैसा दर्द नहीं होता, सिर्फ उसको याद करती है जो पहले कभी होता था। तब उसे अपने पर ग्लानि होती है, ग्लानि मतलब घृणा होती है। वह फिर जानबूझकर उस घाव को कुरेद देती है जो भरता रहा है। खुद ब खुद उसकी कोशिश के बावजूद भरता जा रहा है। देवदार पर खुदे हुए अधमिटे नाम लतिका की और निस्तब्ध निरीभाव से निहार रहे थे। मिडोज के घने सन्नाटे में नाले पार से खेलती हुई लड़कियों की आवाजें गूंज जाती थी। What do you want? What do you want? तितलियां झिंगुर जुगनू मिडोज पर उड़ती हुई सांझ की छायों में पता नहीं चलता कौन आवाज किसकी है, मतलब कौन सी आवाज किसकी है। दोपहर के समय जिन आवाजों को अलग अलग पहचाना जा सकता था अब एक स्वरता की एवरल धारा में घुल गई थी। घास से अपने पैरों को पोंछता हुआ कोई रेंग रहा है, झाड़ियों के झुरमुट से पैरों को फड़फड़ाता हुआ झपट कर कोई ऊपर से उड़ जाता है, किंतु ऊपर देखो तो कहीं कुछ भी नजर, मतलब कहीं कुछ भी नहीं है। मिडोज के झरने का गड़गड़ाता स्वर, मतलब जो मिडोज में झरना था उसका, जैसे अंधेरी सुरंग में झपाटे से ट्रेन गुजर गई हो झटपट से एकदम से, और देर तक उसमें सीटियों और पहियों की चीत्कार गूंजती रही हो। पिकनिक कुछ देर तक और चलती, किंतु बादलों की तह एक दूसरे पर चढ़ती जा रही थी। पिकनिक का सामान बटोरा जाने लगा। मेडोज के चारों ओर बिखरी हुई लड़कियों मिस वुड के इर्द गिर्द जमा होने लगी। लड़कियां अपने संग वे अजीब और गरीब चीजें बटोर लाई थी। कोई किसी पक्षी के टूटे पंख को बालों में लगाए हुए थी, किसी ने पेड़ की टहनी को चाकू से छीलकर उसे छोटी सी बैत बना ली थी। ऊंची क्लास की कुछ लड़कियों ने अपने अपने रुमालों में नाले से पकड़ी हुई छोटी छोटी बलिष्ठ भर की मछलियों को दबा रखा था, जिन्हें जिन्हें मिस वुड से छिपकर वे एक दूसरे को दिखा रही थी। मिस वुड लड़कियों की टोली के संग आगे निकल गई। मिडोज से पक्की सड़क तक 3-4 फलांग की चढ़ाई थी। लतिका हाँफने लगी। डॉक्टर मुखर्जी सबसे पीछे आ रहे थे। लतिका के पास पहुंचकर वह ठिठक गए। डॉक्टर ने दोनों घुटनों को जमीन पर टेकते हुए सिर झुकाकर एलिजाबेथ यूगिन अंग्रेजी में कहा, मैडम आप इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है। एक थकी सी ढीली ढीली मुस्कुराहट बिखर गई। प्यास के मारे गला सूख रहा है और यह चढ़ाई है कि खत्म होने में नहीं आती। डॉक्टर ने अपने कंधों पर लटकते हुए थर्मस को उतारकर लतिका के हाथों में देते हुए कहा, थोड़ी सी कॉफी बची है, शायद कुछ मदद कर सके। पिकनिक में तुम कहाँ रह गए डॉक्टर, कहीं दिखाई नहीं दिए। दोपहर भर सोता रहा मिस वुड के संग। मेरा मतलब है कि मिस वुड पास बैठी थी। मुझे लगता है मिस वुड मुझसे मोहब्बत करती है। कोई भी मजाक करते समय डॉक्टर अपनी
मूंछों के कोनों को चबाने लगता है। क्या कहती थी? लतिका ने थर्मस से कॉफी को मुंह में उड़ेल लिया। शायद कुछ कहती, लेकिन बदकिस्मती से बीच में ही मुझे नींद आ गई। मेरी जिंदगी के कुछ खूबसूरत प्रेम प्रसंग कमबख्त इस नींद के कारण अधूरे रह गए। और इस दौरान जब दोनों बातें कर रहे थे, उनके पीछे मिडोज और मोटर के रोड संग चढ़ती हुई चीड़ और बांज के वृक्षों की कतारें सांझ के घिरते अंधेरे में डूबने लगे लगी, मानो प्रार्थना करते हुए उन्होंने चुपचाप अपने सिर नीचे झुका लिए हों। इन्हीं पेड़ों के ऊपर बादलों में गिरजे का क्रॉस कहीं उलझा पड़ा था। उसके नीचे पहाड़ों की ढलान पर बिछे हुए खेत भागती हुई गिलहरियों से लग रहे थे, जो मानो किसी की टोह में स्तब्ध ठिठक गई हो। डॉक्टर मिस्टर ह्यूबर्ट पिकनिक पर नहीं आए। डॉक्टर मुखर्जी टॉर्च जलाकर लतिका के आगे आगे चल रहे थे। मैंने उन्हें मना कर दिया मैंने उन्हें मना कर दिया था। किस लिए? अंधेरे में पैरों के नीचे दबे हुए पत्तों की चरमराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। डॉक्टर मुखर्जी ने धीरे से खासा, पिछले कुछ दिनों से मुझे संदेह होता जा रहा है कि ह्यूबर्ट की छाती का दर्द शायद मामूली दर्द नहीं है। डॉक्टर थोड़ा सा हंसा, जैसे उसे अपनी यह गंभीरता अरुचिकर लग रही हो। डॉक्टर ने प्रतीक्षा की, शायद लतिका कुछ कहेंगी, किंतु लतिका चुपचाप उसके पीछे चल रही थी। यह मेरा महज शक है। शायद मैं बिल्कुल गलत हूँ, किंतु यह बेहतर होगा कि वह अपने एक फेफड़े का एक्सरे करा ले। इससे कम से कम कोई भ्रम तो नहीं रहेगा। किसने कहा है? डॉक्टर मुखर्जी ने। आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से इसके बारे में कुछ कहा? अभी तक मैं कुछ नहीं कहा। ह्यूबर्ट जरा सी बात पर चिंतित हो उठता है, इसलिए कभी सांस नहीं हो पाता। डॉक्टर को लगा उसके पीछे आते हुए लतिका के पैरों का स्वर सहसा बंद हो गया हो। तो कहते हैं यहाँ पे बंद हो गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। लतिका बीच सड़क पर अंधेरे में छाया सी चुपचाप निश्चल खड़ी है। डॉक्टर, लतिका का स्वर भराया हुआ था। क्या बात है? मिस लतिका, आप रुक क्यों गए? डॉक्टर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने अपनी टॉर्च की मध्यम रोशनी लतिका पर उठा दी। उसने देखा लतिका का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और वह रह रहकर पत्ती सी कांप जाती है। मिस लतिका, क्या बात है? आप तो बहुत डरी सी जान पड़ती हैं। कुछ नहीं डॉक्टर, ऊपर मुझे कुछ याद आ गया था। वे दोनों फिर चलने लगे। कुछ दूर तक जाने पर उनकी आंखें ऊपर उठ गईं। पक्षियों का एक बेड़ा धूमिल आकाश में त्रिकोण बनाता हुआ पहाड़ों के पीछे से उनकी ओर आ रहा था। लतिका और डॉक्टर सिर उठाकर इन पक्षियों को देखते रहे। लतिका को याद आया, हर साल सर्दी की छुट्टियों से पहले ये परिंदे मैदानों की ओर उड़ते हैं। कुछ दिनों के लिए बीच के इस पहाड़ी स्टेशन पर बसेरा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं बर्फ के दिनों की, जब वे नीचे अनजाने देशों में उड़ जाएंगे। क्या वे सब भी प्रतीक्षा कर रहे हैं? वह डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर ह्यूबर्ट, लेकिन कहाँ के लिए? हम कहाँ जाएंगे? किंतु उसका कोई उत्तर नहीं मिला। अंधेरे में मिडोज के झरने के भुतेले स्वर और चीड़ के पत्तों की सरसराहट के अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं देता था। लतिका हड़बड़ाकर चौंक गई। अपनी छड़ी पर झुका हुआ डॉक्टर धीरे धीरे सीटी बजा रहा था। मिस लतिका, जल्दी कीजिए, बारिश शुरू होने वाली है। हॉस्टल पहुंचते पहुंचते बिजली चमकने लगी थी, किंतु उस रात बारिश देर तक नहीं हुई। बादल बरसने भी नहीं पाते थे कि हवा के थपेड़ों से धकेल दिए जाते थे। दूसरे दिन तड़के ही बस फड़कनी पकड़नी थी। तड़के का मतलब सुबह। सुबह
इसलिए डिनर के बाद लड़कियां सोने के लिए अपने अपने कमरों में चली गई थी। जब लतिका अपने कमरे में गई तो उस समय कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल बज रहा था। उसके कमरे में करीमुद्दीन कोई पहाड़ी धुन गुनगुनाता हुआ लैंप में गैस पंप कर रहा था। लतिका उन्हीं कपड़ों में तकियों को दोहरा करके लेट गई। करीमुद्दीन ने उड़ती हुई निगाह से लतिका को देखा, फिर अपने काम में जुट गया। पिकनिक कैसी रही मैम साहब, तुम क्यों नहीं आए? सब लड़कियां तुम्हें पूछ रही थी। लतिका को लगा दिन भर की थकान धीरे धीरे उसके शरीर की पसलियों पर चिपटती जा रही है। अनायास उसकी आंखें नींद के बोझ से झपकने लगी। मैं चला आता तो ह्यूबर्ट साहब की तीमा तरफदारी कौन करता? आता तो ह्यूबर्ट साहब की तरफदारी कौन करता? दिन भर उनके बिस्तर से सटा हुआ बैठा रहा और अब वह गायब हो गए। करीमुद्दीन ने कंधे पर लटकते हुए मैले कुचैले तौलिए को उतारा और लैंप के शीशों की गर्द पोंछने लगा। लतिका की अर्धमुंदी आंखें खुल गईं। क्या ह्यूबर्ट साहब अपने कमरे में नहीं है? खुदा जाने इस हालात में कहाँ भटक रहे हैं। पानी गर्म करने कुछ देर के लिए बाहर गया था। वापस आने पर देखता हूँ कि कमरा खाली पड़ा है। करीमुद्दीन बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। लतिका ने लेटे लेटे पलंग के नीचे चप्पलों को पैरों से उतार दिया। ह्यूबर्ट इतनी रात कहाँ गए? किंतु लतिका की आंखें फिर झपक गईं। दिन भर की थकान ने सब परेशानियों प्रश्नों पर कुंजी लगा दी थी। मानो दिन भर आंख मिचौनी खेलते हुए उसने अपने कमरे में दया को छू लिया था। अब वह सुरक्षित थी। कमरे की चारदीवारी के भीतर भी उसे कोई नहीं पकड़ सकता था। दिन के उजाले में वह गवाह थी, मुजरिम थी, हर चीज का उससे तकाजा था। अब इस अकेलेपन में कोई गिला नहीं, उल्हाना नहीं, सब खींचातानी खत्म हो गई। जो अपना है वह बिल्कुल अपना सा हो गया है और जो अपना नहीं है उसका दुख नहीं, अपनाने की फुर्सत नहीं। इम्पोर्टेंट पंक्ति, ठीक है, ये शायद एग्जाम में पूछी गई है, मैंने देखा था। लतिका ने दीवार की ओर मुंह घुमा लिया। एक बार मैं इसे देखती हूँ कितनी बची हुई है। थोड़ी सी बच रही है। बस इस पेज को पढ़ लेते हैं, फिर पार्ट 5 में से कंप्लीट करेंगे। कहानी भी बहुत लंबी थी और समझाना भी पड़ता था। चलो देखते हैं, करते हैं अभी। हाँ, तो लतिका ने दीवार की ओर मुंह घुमा लिया। लैंप के फीके आलोक में हवा में कांपते हुए पर्दों की छायाएं हिल रही थी। बिजली कड़कने से खिड़कियों के शीशे चमक चमक जाते थे। दरवाजे चटकने लगते थे जैसे कोई बाहर से धीमे धीमे खटखटा रहा हो। कॉरिडोर से अपने अपने कमरों में जाती हुई लड़कियों की हंसी, बातों के कुछ शब्द, फिर सब कुछ शांत हो गया। किंतु फिर भी देर तक कच्ची नींद में वह लैंप का धीमा सा सी सी स्वर सुनती रही। कब वह स्वर भी मौन का भाग बनकर मूक हो गया, उसे पता न चला। कुछ देर बाद उसको लगा सीढ़ियों से कुछ दबी आवाजें ऊपर आ रही है। बीच बीच में कोई चिल्ला उठता है और फिर सहसा आवाजें धीमी पड़ जाती है। मिस लतिका, जरा अपना लैंप ले आइए। कॉरिडोर के जीने से डॉक्टर मुखर्जी की आवाज आई थी। कॉरिडोर में अंधेरा था। वह 3-4 सीढ़ियां नीचे उतरी। लैंप नीचे किया। सीढ़ियों से सटे जंगल पर ह्यूबर्ट ने अपना सिर रख दिया। उसकी एक बांह जंगले के नीचे लटक रही थी और दूसरी डॉक्टर के कंधे पर झूल रही थी, जिसे डॉक्टर ने अपने हाथों में जकड़ रखा था। मिस लतिका, लैंप जरा और नीचे झुका दीजिए। ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट, डॉक्टर ने ह्यूबर्ट को सहारा देकर ऊपर खींचा। ह्यूबर्ट ने अपना चेहरा किया ऊपर किया। विस्की की तेज बू का झोंका लतिका के सारे शरीर को झंझोड़ गया। ह्यूबर्ट की आंखों में सुर्ख डोरे खिंच आए थे। कमीज का कॉलर उल्टा हो गया था और टाई की गांठ ढीली होकर नीचे खिसक आई थी। लतिका ने कांपते हाथों से लैंप सीढ़ियों पर रख दिया और अपने आप दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसका सिर चकराने लगा। किसका? लतिका का। In a back lane of the city, there is a girl who loves me.
ह्यूबर्ट हिचकियों के बीच गुनगुना उठता था। ह्यूबर्ट प्लीज प्लीज। डॉक्टर ने ह्यूबर्ट में के लड़खड़ाते शरीर को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। मिस लतिका, आप लैंप लेकर आगे चलिए। लतिका ने लैंप उठाया। दीवार पर उन तीनों की छाया डगमगाने लगी। इन अ बैंक लेन ऑफ द सिटी देयर इज अ गर्ल हु लव्स मी। ह्यूबर्ट डॉक्टर मुखर्जी के कंधे पर सिर टिकाए अंधेरी सीढ़ियों पर उल्टे सीधे पैर रखता चढ़ रहा था। डॉक्टर, हम कहाँ हैं? ह्यूबर्ट सहसा इतनी जोर से चिल्लाया कि उसकी लड़खड़ाती आवाज सुनसान अंधेरे में कॉरिडोर की छत से टकराकर देर हवा में गूंजती रही। ह्यूबर्ट डॉक्टर को एकदम ह्यूबर्ट पर गुस्सा आ गया। फिर अपने गुस्से पर ही उसे खींच सी हो आई और वह ह्यूबर्ट की पीठ थपथपाने लगा। कुछ बात नहीं है ह्यूबर्ट डियर, तुम सिर्फ थक गए हो। ह्यूबर्ट ने अपनी आंखें डॉक्टर पर गड़ा दी। उनमें एक भयभीत बच्चे की कातरता झलक रही थी, मानो डॉक्टर के चेहरे से वह किसी प्रश्न का उत्तर पा लेना चाहता हो। ह्यूबर्ट के कमरे में पहुंचकर डॉक्टर ने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। ह्यूबर्ट ने बिना किसी विरोध के चुपचाप जूते मोजे उतरवा दिए। जब डॉक्टर ह्यूबर्ट की टाई उतारने लगा तो ह्यूबर्ट अपनी कूहनी के सहारे उठा। कुछ देर तक डॉक्टर को आंखें फाड़ते हुए घूरता रहा, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, क्या मैं मर जाऊंगा? कैसी बात करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने हाथ छुड़ाकर धीरे से ह्यूबर्ट का सिर तकिए पर टिका दिया। गुड नाइट ह्यूबर्ट, गुड नाइट डॉक्टर। ह्यूबर्ट ने करवट बदल ली। गुड नाइट मिस्टर ह्यूबर्ट। लतिका का स्वर सिहर गया, किंतु ह्यूबर्ट ने कोई उत्तर नहीं दिया। करवट बदलते ही उसे नींद आ गई थी। कॉरिडोर में वापस आकर डॉक्टर मुखर्जी रेलिंग के सामने खड़े हो गए। हवा के तेज झोंकों से आकाश में फैले बादलों की परतें जब कभी इकट्ठी हो जाती, तब उनके पीछे से चांदनी बुझती हुई आग के धुएं से आसपास की पहाड़ियों पर फैल जाती थी। आपको मिस्टर ह्यूबर्ट कहाँ मिले? लतिका कॉरिडोर के दूसरे कोने में रेलिंग पर झुकी हुई थी। क्लब के बार में क्लब के बार में उन्हें देखा था। मैं न पहुंचता तो न जाने कब तक बैठे रहते। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगरेट जलाई। उन्हें एक दो मरीजों के घर जाना था। कुछ देर तक उन्हें टल देने के इरादे से वह कॉरिडोर में खड़े रहे। नीचे अपने क्वार्टर में बैठा हुआ करीमुद्दीन माउथ ऑर्गन पर कोई पुरानी फिल्मी धुन बजा रहा था। कौन? करीमुद्दीन। आज दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन खुलकर बारिश नहीं हुई। क्रिसमस तक शायद मौसम ऐसा ही रहेगा। कुछ देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे। कॉन्वेंट स्कूल के बाहर फैले लॉन से झिंगुरों का अनवरत स्वर चारों ओर फैले निस्तब्धता को और भी अधिक घना बना रहा था। कभी कभी ऊपर मोटर रोड पर किसी कुत्ते की रिहरिहाट सुनाई पड़ जाती थी। डॉक्टर, कल रात आपने मिस्टर ह्यूबर्ट से कुछ कहा था मेरे बारे में, वही जो सब लोग जानते हैं और ह्यूबर्ट जिसे जानना चाहिए था नहीं जानता था। डॉक्टर ने लतिका की ओर देखा। वह जड़वत अविचलित रेलिंग पर झुकी हुई थी। वैसे हम सबकी अपनी अपनी जिद होती है, कोई छोड़ देता है, कोई आखिर तक उससे चिपका रहता है। डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में डॉक्टर मुखर्जी अंधेरे में मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में सूखा सा वृत्त का भाव भरा था। तो जानबूझकर भरा था। कभी कभी मैं सोचता हूँ मिस लतिका, किसी चीज को जानना यदि गलत है तो जानबूझकर भूल पाना भी, या हमेशा जोक की तरह उससे चिपटते रहना, यह भी गलत है। बर्मा से आते हुए मेरी पत्नी की मृत्यु हुई थी। तो ये पंक्ति यहाँ से ये वाली पूरी हाईलाइट करनी थी। पूरी पंक्ति हाईलाइट कर लेना भाई अपने नोट्स में, ठीक है। आज इस बात को अरसा गुजर गया।
जैसा आप देखती हैं मैं जी रहा हूँ, उम्मीद है कि काफ़ी अरसा और जीऊँगा। ज़िंदगी काफ़ी दिलचस्प लगती है और यदि उम्र की मजबूरी ना होती शायद मैं दूसरी शादी करने में भी न हिचकता। इसके बावजूद कौन कह सकता है कि मैं अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता था, आज भी करता हूँ लेकिन डॉक्टर लतिका का गला रुंध आया था। क्या मिस लतिका? डॉक्टर सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है? हम रुकते हैं तो भी अपने अपने रेले-रेले में वह धीरे-धीरे घसीट ले जाती है। ये धीरे से घसीट ले जाती है। लतिका को लगा कि वह जो कहना चाह रही है वह कह नहीं पा रही है, जैसे अंधेरे में कुछ खो गया है जो मिल नहीं पा रहा है। शायद कभी नहीं मिल पाएगा। यह तो आपके फादर एडमंड ही बता सकेंगे मिस लतिका। डॉक्टर की खोखली हंसी में उनका पुराना सनकीपन उभर आया था। अच्छा चलता हूँ मिस लतिका, मुझे काफी देर हो गई है। डॉक्टर ने दिया सलाई जलाकर घड़ी को देखा। गुड नाइट मिस लतिका, गुड नाइट डॉक्टर। डॉक्टर के जाने पर लतिका कुछ देर तक अंधेरे में रेलिंग से सटी खड़ी रही। हवा चलने से कॉरिडोर में जमा कोहरा सिहर उठता था। शाम को सामान बांधते हुए लड़कियों ने अपने अपने कमरे के सामान जो पुरानी कॉपियों, अखबारों और रद्दी के ढेर लगा दिए थे, वे सब अब धीरे धीरे कॉरिडोर में हवा के झोंकों से इधर उधर बिखरने लगे थे। लतिका ने लैंप उठाया और अपने कमरे की ओर जाने लगी। कॉरिडोर में चलते हुए उसने देखा जूली के कमरे में प्रकाश की एक पतली रेखा दरवाजे के बाहर खींच आई है। लतिका को कुछ याद आया। वह कुछ क्षणों तक सांस रोके जूली के कमरे के बाहर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खटखटाया। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। लतिका ने दबे हाथों से हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। जूली लैंप बुझाना भूल गई थी। लतिका धीरे धीरे दबे पांव जूली के पलंग के पास चली गई। जूली का सोता हुआ चेहरा लैंप के फीके आलोक में पीला सा दिख रहा था। लतिका ने अपनी जेब से वही नीला लिफाफा निकाला और उसे धीरे से जूली के तकिए के नीचे दबाकर रख दिया। तो कहानी का अंत जूली के पत्र से होता है। आखिर हमारी ये कहानी आज 4th पार्ट में खत्म हो ही गई। तो अब आपको बता दूं मैं कि सभी कहानियां या तो आप प्रिंट आउट निकालवा लीजिए हिंदीसमय.com से डाउनलोड करके, और यदि आप फोन से या टैब से या लैपटॉप से ही पढ़ना चाहते हैं यानी पीडीएफ से, तो हिंदीसमय.com से डाउनलोड कर लीजिए या फिर इस वाली वेबसाइट से, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी पर उपलब्ध सारी कहानियां हैं, जैसे आपको दिखा देती हूँ। और हाँ, ये तो टेलीग्राम पर है। जितनी अभी तक पढ़ाई गई है उसकी वीडियो का लिंक भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके। और यूट्यूब पर किस नाम से इसकी प्लेलिस्ट मिलेगी? यूट्यूब पर मिलेगी इस नाम से, यूजीसी नेट हिंदी कहानी, इस नाम से ये प्लेलिस्ट मिलेगी आपको देखने को। ठीक है, जाइए, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई गई है, अच्छे से पढ़ाई गई है। और स्टार्टिंग जो कहानी की स्टार्टिंग होती है ना, वो बहुत बेहतरीन होती है। उसके पात्र बिल्कुल डिटेल में, उसकी विशेषता, मतलब विषय वस्तु क्या है सब आपको, और जो उसके बारे में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है की पॉइंट है, वो सब मैंने कहानी के बारे में बताए हैं। जाइए देखिए, एकदम लाइन बाय लाइन कहानी पढ़ाई गई है आपको, जो आपकी तैयारी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। जाइए देखिए और पीवाईक्यू जरूर लगाइए कहानी पढ़ने के बाद। आप देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न लग रहे हैं या नहीं, और फिर मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, और आप हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करें उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ऐसे होंगे जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप किसी भी अपडेट से मिस ना हो सके, किसी भी अपडेट से, किसी भी क्लास से। ये प्लेलिस्ट है ये। अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय, टाटा, धन्यवाद।